तेजस भीड़ को चीरता हुआ कार तक पहुंचा। इशिता की हालत देखकर उससे रोका नहीं गया। उसने तुरंत अपने गार्ड्स को आवाज लगाई। भीड़ भी एक किनारे हट गई। इशिता खुली आंखों से तेजस के धुंधले चेहरे को देख रही थी। होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट तैर गई, मानो ये सब उसके लिए एक ख्वाब हो। तेजस ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। उसके खुद के कपड़ों पर खून के धब्बे लग चुके थे। कृष इस वक्त चेयर पर बैठा था। ज्योति और आकाश उसके क्लास टीचर से बात कर रहे थे। क्लास टीचर ने कहा लास्ट 2 वीक से कृष की स्टडी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आए हैं। सभी टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ये रही उसकी ग्रेड रिपोर्ट। हमें उससे यही उम्मीद थी। लगता है काफ़ी अच्छा ट्विटर लगाया है आपने। ज्योति हैरान भी थी और खुश भी। आज उसे कृष की कोई कंप्लेंट नहीं मिली, बल्कि हर बार उसे निराश होकर जाना पड़ता था। आकाश भी कृष के ग्रेड रिपोर्ट से काफ़ी खुश थे। ज्योति ने मुस्कुराकर कहा मैंने कोई ट्विटर अपॉइंट नहीं किया। हमारी डॉटर इन लॉ बहुत समझदार हैं। पिछले कुछ दिनों से वही कृष की स्टडी में हेल्प कर रही हैं। क्या मतलब, सिद्धि कृष को पाती हैं? आकाश ने हैरानगी से पूछा। ज्योति ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सारे कामों से वक्त निकालकर वो कृष की पढ़ाई में उसकी हेल्प करती हैं। कृष को भी उसका पाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आता है। कृष की टीचर ने कहा ये इसी तरीके से मेहनत करता रहेगा तो नो डाउट इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। कृष हर बार की तरह बिल्कुल चुप बैठा था। थोड़ी देर बाद आकाश और ज्योति क्लासरूम से बाहर निकले। आकाश ने कृष के सिर पर हाथ फेरकर कहा वेल डन, आज तुमने अपने डैड को बहुत खुश किया है। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? पक्का मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा, कृष ने एक्साइटेड होकर पूछा। प्रॉमिस जो मांगोगे वो मिलेगा। डैड हम शॉपिंग पर चलते हैं। काफी वक्त से हम लोग एक साथ शॉपिंग पर नहीं गए। कृष की बात आकाश ने तुरंत मान ली। आज वो इतने खुश थे, कृष से किया हर प्रॉमिस निभाने को तैयार थे। ज्योति भी इस माहौल में बेहद खुश थी। उसे तो याद भी नहीं था अपने पति के साथ वो इस तरह से कस बाहर आई थी। सिद्धि अपने कैबिन की तरफ बढ़ रही थी, तभी उसकी मुलाकात अश्विन से हुई। हाय सिद्धि, आप ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। कल रात आपने मेरी हेल्प की और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। काफी परेशान थी मैं, इसलिए। इतना कहकर सिद्धि चुप हो गई। अश्विन ने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। मैं ये पूछना चाहता था क्या आप उस लड़की को जानती है? सिद्धि ने न में सिर हिला दिया। अश्विन आगे बोला कोई नहीं, अक्सर ऐसे लोगों से मुलाकात हो ही जाती है। मैं कह रहा था कि आज हम लंच पर चलते हैं। आपको अच्छे से थैंक यू कहने का मौका भी मिल जाएगा और आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए थे तो वही बात हो जाएगी। फिलहाल मुझे काम है, मैं निकलता हूँ। अपनी बात पूरी कर अश्विन वहां से चला गया। सिद्धि तो कोई जवाब दे ही नहीं पाई। उसने न तो हाँ में जवाब दिया और न ही न कहा। शिव लिफ्ट के पास खड़ा था। अश्विन का उससे बात करना उसे जरा भी पसंद नहीं आया। अश्विन के जाते ही वो भी वहां से चला गया। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंदर इशिता का इलाज कर रहे थे। तेजस के दिल और दिमाग में अजीब सा तूफान था जो उसे पल भर के लिए भी शांत नहीं रहने दे रहा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए तेजस तुरंत उनके पास चला आया। अब वो कैसी है डॉक्टर? वैसे आप उनके क्या लगते हैं, कोई फैमिली मेंबर हैं? डॉक्टर ने सवाल किया तो तेजस कुछ बोल नहीं पाया। उससे अपना क्या रिश्ता बताता, वही रिश्ता जो सालों पहले खत्म हो चुका है। तेजस ने कोई जवाब नहीं दिया तो डॉक्टर बोली अगर आपको जानकारी है तो उनके फैमिली को बुला लीजिए। डॉक्टर आप मुझे उसकी तबीयत के बारे में बताएं, वो कैसी है? इस वक्त तेजस ने लगभग अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। वो ठीक हैं, कोई मेजर एक्सीडेंट नहीं था। सिर पर चोट थी, फिलहाल वो आराम कर रही हैं। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? सॉरी मिस्टर, इस वक्त आप उससे नहीं मिल सकते। उनके होश में आते ही नर्स आपको खबर कर देगी। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चली गई। तेजस आगे बढ़ा। कांच की दीवार के उस पार इशिता स्ट्रेचर पर लेटी थी। तेजस का गला भारी हो गया था। आंखों में एक खौफ था जिसे वो अभी भी महसूस कर सकता था। आखिर क्यों कर रही हो तुम्हारी ये सब? जब मेरी जिंदगी से जा चुकी थी तो लौटकर क्यों आए? मैं कोशिश कर रहा था तुम्हें भूलने की, लेकिन एक बार फिर तुमने मुझे परेशान कर दिया, मेरी तकलीफ को और ज्यादा बढ़ा दिया। कृष आज काफी खून था। इतने दिनों बाद अपने मॉम डैड के साथ शॉपिंग पर आया और इसलिए उसने जमकर शॉपिंग की थी। वो तीनों इस वक्त अपनी कार के पास खड़े थे। पीछे एक कार आकर रुकी।
जब उस कार से तानिया बाहर निकली तो ज्योति ने उसे देख लिया। तानिया मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास चली आई। अरे आप लोग यहाँ, मुझे तो मालूम ही नहीं था। आप सबसे मिलकर काफी खुशी हुई। तानिया को वहां देख आकाश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, मानो चेहरे का रंग ही उड़ गया हो। तानिया मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ आकाश के सामने खड़ी थी। हेलो मिस्टर मल्होत्रा, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। ये आपका बेटा क्रिश है ना? काफी बड़ा हो गया है। वैसे मैं अपनी दोस्त से मिलने आई हूँ, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। तानिया ये बोल वहां से चली गई। ज्योति ने आकाश से कहा, वो तो आपकी पुरानी सेक्रेटरी थी ना? मैं दिन में बहुत लोगों से मिलता है, हर कोई याद रहे ये जरूरी तो नहीं। तुम क्रिश को लेकर अंदर बैठो, मुझे ऑफिस के लिए भी निकलना है, आकाश ने कहा। तानिया एंट्रेंस गेट के पास खड़ी थी, चेहरे के एक्सप्रेशन बना रहे थे वो कितनी गुस्से में थी। मेरे साथ बाहर चलने में भी प्रॉब्लम है और बीवी बच्चों को शॉपिंग कराई जा रही है। कोई नहीं, मैंने भी ये सुकून एक दिन भंग न किया तो मेरा नाम भी तानिया नहीं। दोपहर का वक्त, सिद्धि का कैबिन। किसी ने कैबिन का डोर नॉक किया। सिद्धि ने फाइलें बंद करते हुए कम इन कहा। अश्विन अंदर चला आया। आप अभी तक काम में उलझी हुई हैं, लंच का टाइम हो चुका है, चले। पर अश्विन, मैं तो अपना टिफिन लेकर आई हूँ, रोज तो आप ये टिफिन खाती होगी, आज रहने दीजिए। चले चलते हैं, फिर हमें वापस भी तो आना है। सिद्धि आगे कुछ बोल नहीं पाई, वो अश्विन के साथ बाहर चली गई। उन दोनों को साथ देख ऑफिस स्टाफ आपस में बातें कर रहे थे। इस लड़की को आए हुए दिन ही कितने हुए हैं, जिसे देखो इसकी तारीफ करता फिरता है। वहां बैठी दूसरी लड़की उठकर खड़ी हुई और आगे बढ़कर बोली, इसमें कोई शक नहीं है, पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। कभी तेजस सर उसे ऑफिस घुमाते हैं तो कभी शिव सर के कैबिन में दिखाई देती है, और अश्विन सर से भी इतनी बातें करती है। हमें तो मिलने के लिए भी परमिशन की जरूरत पड़ती है, पर इसे तो खुली छूट मिली हुई है। उन लोगों की बातें चल ही रही थी, तभी एक आदमी मुस्कुराता हुआ वहां पहुंचा। एक गुड न्यूज़ दूं तुम लोगों को? क्यों, फिर से कोई नई गर्लफ्रेंड मिल गई क्या? ये बोल सभी ने उसका मजाक उड़ाया। तभी उस आदमी ने कहा, शट अप प्रिया, फिलहाल मेरे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैं रिजर्व्ड हूँ। मैं तो तुम लोगों को ये बताने आया था, अश्विन सर सिद्धि को लंच पर लेकर गए हैं। शिव वहीं से होकर गुजर रहा था, लेकिन जब सिद्धि का नाम सुना तो रुक गया। उस आदमी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं गलत नहीं हूं तो वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। शिव ने अपने हाथ की मुठ्ठियां कस ली और फौरन वहां से चला गया। सिद्धि अश्विन के साथ इस वक्त रेस्टोरेंट में बैठी थी। सिद्धि को शांत दिया अश्विन ने पूछा, आप खा क्यों नहीं रही, खाना पसंद नहीं आया आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सिद्धि ने कहा। वैसे सिद्धि, आप बहुत कम बात करती हैं। सर, ये मेरी आदत में शुमार है। मुझे लगता है इंसान को सोच समझकर ही बोलना चाहिए। कब किसे आपकी कौन सी बात बुरी लग जाए, कम से कम इससे तो बचा जा सकता है। सिद्धि की ये कहने पर अश्विन ने कहा, आप अपनी जगह ठीक हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है जो लोग बेहद कम बातें करते हैं असल में उनके मन में कई राज छिपे होते हैं। वो नहीं चाहते कि उनके मन का कोई भी राज बाहर आए। सिद्धि इस बात है थोड़ी हैरान हुई। अश्विन मुस्कुराते हुए बोला, ये मेरा नजरिया है, हो सकता है कुछ मामलों में मैं गलत हूँ। वैसे भी मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी, इंटरव्यू लेते लेते ह्यूमन बिहेवियर को समझने का एक्सपीरियंस आ चुका है। लगता है आप काफी सालों से हैं इस कंपनी में? सिद्धि के इस सवाल पर अश्विन ने कहा, मुझे यहाँ आए 4 साल बीत चुके हैं। मुझे याद है जब मैं नया नया ज्वाइन हुआ था, शिव सर ने भी ऑफिशियली तौर पर उसी वक्त ज्वाइन किया था। काफ़ी टैलेंटेड और हार्ड वर्किंग हैं। मैंने सुना था वो अपने यूनिवर्सिटी के टाइम से ही अपना फैमिली संभाल रहे थे, बस स्टडी को लेकर उन्होंने ऑफिशियली तौर पर ज्वाइन नहीं किया था। शिव का नाम सुनकर सिद्धि का चेहरा उतर सा गया। सिद्धि को कुछ ध्यान आया तो उसने अश्विन से पूछा, आपने कहा था मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स में मिस्टेक है, आप बताएं किस में मिस्टेक है, मैं वापस से सबमिट कर दूंगी। नहीं, उसकी अब जरूरत नहीं है। दरअसल मेरी सेक्रेटरी से गलती हो गई थी, फाइल्स गिरने की वजह से पेपर एक फाइल से दूसरे फाइल में चले गए, इसलिए हमें लगा तुम्हें सबमिट करने के लिए कहना पड़ेगा, लेकिन अब उसकी जरूरत नहीं है। उसने मुझे मैसेज करके कह दिया था उसे पेपर्स मिल चुके हैं। यहाँ हमारी गलती है, आई एम रियली सॉरी। आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं?
काम में गलतियां तो होती रहती हैं। इट्स ओके। क्या हम वापस चल सकते हैं? लंच का टाइम भी ओवर होने वाला है। सिद्धि के पूछने पर अश्विन ने हाँ में जवाब दिया। दोनों वापस अपनी पहुंचे। अश्विन अपने डिपार्टमेंट में चला गया। सिद्धि अपने कैबिन में चली आई, लेकिन अंदर आई तो देखा उसकी चेयर पर शिव बैठा हुआ था। सिद्धि ने नॉर्मल बिहेव किया। आप इस वक्त मेरे कैबिन में क्या कर रहे हैं? कुछ काम था क्या? फिलहाल तो मुझे तुमसे सवाल करना चाहिए। तुम कहाँ से आ रही हो? शिव ने पूछा। लंच टाइम था और मुझे नहीं लगता ऑफिस स्टाफ पर कोई बंदिश है, वो इस वक्त कहीं नहीं जा सकते। मैं भी लंच करने गई थी। शिव अपनी चेयर से उठ खड़ा हुआ। उसने अपना कोट ठीक करते हुए कहा, अच्छी बात है। चलो अब लंच टाइम खत्म हो चुका है तो काम की बात करते हैं। मुझे भूख लगी है। इसी फ्लो पर यहाँ से लेफ्ट जाओगी तो किचन मिलेगा। जाओ मेरे लिए कुछ बनाकर लाओ। ये घर नहीं है और मैं ऑफिस में आपकी ड्यूटी नहीं कर सकती। मुझे और भी बहुत से काम हैं। सिद्धि कहते कहते चुप हो गई। शिव उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। जिस तरह अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर तुम बाहर लंच पर जा सकती हो, उसी तरह मेरे लिए भी लंच बना सकती हो। मैं अपने ऑफिस में वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं दूंगा। अपनी बात पूरी कर शिव उसके बगल से होकर चला गया। सिद्धि समझ नहीं पाए आखिर ये किस तरह की पनिशमेंट थी और क्यों। वही दूसरी दक्ष ने खुद अपने हाथों से लंच बनाया था। शिखा को चलने की सख्त मनाही थी। दक्ष ने उसे जमीन पर पैर भी नहीं रखने दिया। दक्ष खाने की ट्रे लेकर उसके रूम में पहुंचा। शिखा ने फोन साइड में रखते हुए कहा, मैंने कहा था आपसे मुझे कुकिंग करने दीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अपने हाथों का बना तुमने बहुत खाया होगा। आज मेरे हाथ का बना खाना खाओ। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, इसका मतलब आपको कुकिंग भी आती है? नहीं आती तो नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इंसान कुक बन जाता है। दक्ष ने नाश्ते की ट्रे उसके आगे रखी। शिखा मुस्कुराते हुए बोली, देखकर तो लग रहा है वाकई में डिलीशियस बना होगा। सच कहूँ तो इसे देखकर मेरी भूख बढ़ गई। शिखा ने खाना शुरू किया। उसने रोटी सब्जी का एक बाइट लिया। दक्ष उसके चेहरे को देख रहा था। शिखा ने जब उसकी ओर देखा तो दक्ष ने पूछा, क्या हुआ, कैसा लगा तुम्हें? इसमें लगना क्या है, खाना वाकई में बहुत अच्छा है। शिखा का जवाब सुनकर दक्ष भी मुस्कुरा दिया। ऐसा क्या, मुझे भी भूख लगी है। दक्ष ने अपना हाथ बढ़ाया तो शिखा ने रोक दिया। नहीं, ये मैं आपको नहीं देने वाली, मुझे बहुत भूख लगी है, ये सारा मैं खाऊंगी। आप अपने लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर लीजिए। अरे ये क्या बात हुई? मैंने इतनी मेहनत से खाना बनाया है, कम से कम एक बाइट तो लेने दो, दक्षिण ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। शिखा ने एक बार फिर से मना कर दिया। सिल्की भी नहीं, ये सारा खाना मैं खाने वाली हूँ। आप जाकर अपने लिए बाहर से ऑर्डर कीजिए। ठीक है, फिर मैं अपने लिए बाहर से ही ऑर्डर कर लेता हूँ। ये बोल दक्ष उठकर कमरे से बाहर चला गया। शिखा ने अपना बुरा सा मुंह बना लिया। वो थोड़ा और खाती तो पक्का वॉमिटिंग कर देती। और वो कहाँ रखूँ, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिखा ने तुरंत उसे बैग के नीचे छिपा दिया। इस वक्त उसके लिए कहीं जाना संभव नहीं था। दक्ष खाना ऑर्डर करने की वाला था कि तभी उसे कुछ ध्यान आया। मैं खाना क्यों ऑर्डर कर रहा हूँ? मैंने तो 2 लोगों का खाना बनाया था। मैं भी न बड़ी जल्दी भूल गया। दक्ष बड़ा एक्साइटेड था खुद के हाथ का बना खाना खाने के लिए। उसने बस एक निवाला खाया था और तुरंत उठकर वाश बेसिन की तरफ भागना पड़ा। दक्ष ने अपना चेहरा धोया। सीरियसली, इतना गंदा टेस्ट? मुझसे एक निवाला नहीं खाया जा रहा तो शिखा कैसे खा रही है? दक्ष भागता हुआ शिखा के रूम में पहुंचा। शिखा अपना फोन चला रही थी। दक्ष ने अंदर आते हुए पूछा, तुमने बड़ी जल्दी खा लिया? हाँ, क्यों नहीं, आपने इतना अच्छा खाना जो बनाया था। सीरियसली, मेरा तो अभी भी पेट नहीं भरा। शिखा की ये तारीफें दक्ष के लिए बेइज्जती थी। वो बैग के दूसरी तरफ चला आया। उसने बैग के नीचे से खाने की ट्रे निकाली। इतना टेस्टी खाना था कि तुमने बहुत जल्दी इसे फिनिश कर दिया। ड्रामा बहुत अच्छा कर लेती हो तुम। अब तो चोरी पकड़ी गई थी और इसके साथ ही शिखा की बोलती भी बंद हो गई। दक्ष ने ट्रे को टेबल पर रखा और शिखा के पास आकर बैठ गया। मैंने इतना गंदा खाना बनाया, एक बार तो बोल देती कितना खराब टेस्ट है, झूठ क्यों बोला मुझसे? क्या फर्क पड़ता है, खराब टेस्ट है तो? आपने इतनी मेहनत से बनाया था मेरे लिए, फिर कैसे बुराई करती? शिखा की बात सुन दक्ष मुस्कुरा दिया। तुम बिल्कुल पागल हो। मैं बाहर से खाना ऑर्डर करता हूँ।
ये बोल दक्ष बाहर चला गया। सिद्धि ने एप्रेन हटाया और वहां मौजूद कुक से कहा, आप इसे शिव सर के कैबिन में ले जाए। सिद्धि का काम पूरा हो चुका था इसलिए वो वहां से चली गई। कुक ने खाना शिव के कैबिन में पहुंचाया। शिव को लगाया शायद सिद्धि इसे लेकर आएगी। शिव ने कहा, ये नाश्ता मैडम के कैबिन में ले जाओ, उनसे कहना वो 10 मिनट लेट हो गई और शिव सर ने लंच कर लिया। जी सर। कुक वापस से ट्रे लेकर वहां से चला गया। जब वो सिद्धि के कैबिन में पहुंचा तो ये सब देखकर सिद्धि को हैरानी हुई। आप इसे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने कहा था शिव सर के कैबिन में ले जाए। मैडम, उन्होंने ही कहा आपके कैबिन में ले जाओ। आप 10 मिनट लेट हो गई और उन्होंने लंच भी कर लिया। कुक की बातें सुनने के बाद सिद्धि को शिव प्रसाद बहुत गुस्सा आया। पहले तो उस इंसान ने उसका समय बर्बाद किया और अब उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर उसका मकसद क्या था? सिद्धि ने गहरी सांस भरी। आप प्लीज इसे वापस ले जाए। कोई जरूरतमंद हो तो उसे दे दीजिएगा। कुक खाने की ट्रे लेकर वापस चला गया। सिद्धि ने गुस्से से कागज मरोड़ा और उसे डस्टबिन में डाल दिया। शाम का वक्त हॉस्पिटल। नर्स ने तेजा को आकर खबर दी, आप पेंशद से मिल सकते हैं, उन्हें होश आ चुका है। ये सुन तेजस भागता हुआ इशिता के रूम में पहुंचा। हालांकि उसने खुद को दरवाजे पर ही रोक लिया। इशिता ने चेहरा घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। तेजस ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम अंदर की तरफ लिए। तुम ही मुझे हॉस्पिटल लाए थे ना? इशिता ने पूछा। दक्ष ने अपने दोनों हाथ पॉकेट में रखा और एटीट्यूड के साथ कहा, हाँ, हेल्प करने की मेरी पुरानी आदत है। फिर चाहे सामने इंसान हो या जानवर, किसी को मरता हुआ नहीं देख सकता। इशिता ने होठों को तिरछा मोड़ा। आज भी वही एटीट्यूड है तेजस। कॉलेज कैंपस में कुछ भी होता था तो मदद के लिए सबसे पहले तुम पहुंचते थे। वो बीती बातें थी, तेजस ने कहा। वो हालात बीते हैं लेकिन तुम्हारे अंदर का अच्छा इंसान आज भी वही हैरान। नहीं इशिता, यहाँ तुम गलत है। मेरे अंदर का अच्छा इंसान उसी रात मर गया था जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी। जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो इमोशनलेस है। इसे अच्छाई बुराई का कुछ भी पता नहीं। अब ये जो भी करता है सिर्फ अपने लिए करता है। तेजस की बातों से इशिता समझ सकती थी उसका दर्द कितना बड़ा है। तेजस माना कि मैं हर बात के लिए जिम्मेदार हूँ। हमारे जो हालात हैं मैं उसकी भी जिम्मेदार हूँ। मुझे एक मौका दो अपनी बात रखने का। सब कुछ पहले की तरह हो सकता है अगर तुम साथ दो तो। इशिता। रमेश की आवाज़ सुन इशिता ने दरवाजे की ओर देखा। थैंक गॉड तुम ठीक हो। तुम सोच भी नहीं सकती मैं तुम्हें लेकर कितना परेशान हो गया था। मेरी तो जान ही निकल गई थी। इशिता और तेजस के बीच इस वक्त रमेश खड़ा था। तेजस ने नजरें नीची कर ली। इशिता भी तेजस की ओर देख रही थी। रमेश ने भी तेजस की ओर देखा। मिस्टर मल्होत्रा, आप यहाँ। रमेश ने जब तेजस के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखा तो थोड़ी हैरानी भी हुई। क्या आपने मेरी मंगेतर को बचाया है? रमेश के कहे ये शब्द तेजस के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। राकेश ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सो मच, ये आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। कोई बात नहीं, अब आप आ गए हैं तो मैं चलता हूँ। ये बोल तेजस वहां से चला गया। एक बार फिर इशिता और तेजस की बात अधूरी रह गई। राकेश ने इशिता की ओर देखा। आखिर ये सब हुआ कैसे? तुम खुद को स्मार्ट समझती हैं। जब ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती तो क्यों ड्राइवर को साथ लेकर नहीं गई? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़कर आया हूँ। तो फिर नहीं आना चाहिए था ना? मैंने तो नहीं बुलाया था आपको। वापस चले जाए, इशिता ने बिगड़कर कहा। राकेश उठ खड़ा हुआ। तुमसे तो बातों करना ही बेकार है। राकेश रूम से बाहर निकल गया। इशिता रो पड़ी। कितनी नफरत भरी हुई है तेजस के दिल में मेरे लिए। मैंने कभी नहीं सोचा हमारा रिश्ता ऐसे मोड़ पर आएंगे। कोई बड़ी ख्वाहिश तो नहीं की थी न मैंने। जिंदगी में छोटी सी ख्वाहिश थी, तुम्हारा साथ हमेशा रहे, लेकिन किस्मत को मंजूर नहीं था। राकेश ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, रूम नंबर 25 का बिल पे करना है। उसकी ज़रूरत नहीं है सर, उनकी पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है। पेमेंट हो चुकी है लेकिन किसने की? जी मिस्टर तेजस मल्होत्रा नाम है उनका। राकेश मन ही मन सोचने लगा। बिल पे कर दिया और मुझसे कैसे भी नहीं मांगे। राकेश ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, आप एक फेवर करेगी? एक्चुअली जिन्होंने पेमेंट की है वो मेरे रिश्तेदार हैं। मुझे उन्हें पैसे भी लौटाने हैं। आप बना सकती है उन्होंने कितनी पेमेंट की है?
2 लाख। ओके, थैंक यू सो मच। राकेश ये बोल आगे बढ़ गया। इतनी मेहरबानी मेरी मंगेतर पर। क्या ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं? दोनों मिल चुके हैं। अगर जानते होते तो अजनबी की तरह क्यों लगते, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही। मिस्टर मल्होत्रा इतनी मेहरबानी क्यों कर रहे हैं? रात का वक्त, सिद्धि का कमरा। कल नैनीताल के लिए निकलना था, इसलिए सिद्धि पैकिंग कर रही थी। शिव अपने शर्ट की बाह चाहते हुए कमरे में दाखिल हुआ। सिद्धि को पैकिंग करते देख शिव ने पूछा, कहाँ जाने की प्लानिंग हो रही है? सिद्धि ने मुड़कर उसकी ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि शिव सचमुच नहीं जानता वो लोग कल कहाँ जा रहे हैं, या फिर ये सब सिर्फ एक सपना है। शिव उसके नजदीक चला आया। उसने झुककर सिद्धि के कान में कहा, अपने ख्वाबों की दुनिया से बाहर आओ और जो पूछा है उसका जवाब दो। उसकी गर्म सांसें सिद्धि के कानों में घुलने लगी थी। उसने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। टेल मी, कहाँ जाने की तैयारियां हो रही हैं? आप जानते तो हैं कल हम नैनीताल के लिए निकल रहे हैं, फिर क्यों बार बार ये सवाल कर रहे हैं? सिद्धि ने कहा। शिव मुस्कुराने लगा। क्या मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा? सिद्धि पूछना चाहती थी, आखिर इस बात का मतलब क्या है? घर वालों ने तो उसे जाने की परमिशन दे दी है, फिर शिव उसे कैसे रोक सकता है? सिद्धि का मन फिर एक बार उदास हो गया। वो तो कुछ देर के लिए यही सोचकर खुश हो गई थी कि अपने परिवार से मिलने जा रही है। सिद्धि ने शिव से कुछ नहीं कहा और अपनी बैग अनपैक करने लगी। शिव ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ रोक लिया। सिद्धि ने हैरान नजरों से उसे देखा। तुम पूरी बात सुने बिना ही फैसला ले लेती हैं। मैंने कहा मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें अपने साथ ले जाने का, लेकिन दादी और बाकी सब चाहते हैं। अब जब मैंने उनसे कह दिया है तो तुम्हें साथ ले जाना ही पड़ेगा। अब जब तुम पर इतनी मेहरबानी कर रहा हूँ तो तुम्हारा भी फर्ज बनता है मेरी बात मानो। अपना सामान पैक करने के बाद मेरा सामान भी पैक कर देना। इतना कहकर शिव ने उसका हाथ छोड़ दिया। सिद्धि अभी भी हैरान नजरों से उसे जाते हुए देख रही थी। सिद्धि भर आए गले से बोली, आप इतनी मेहरबानी करना जानते हैं तो एक मेहरबानी और क्यों नहीं करते, मुझे छोड़ देने की मेहरबानी। डाइनिंग टेबल पर शिखा, दक्ष और विधि बैठे थे। विधि को उस घर में ऐसा फील हो रहा था जैसे वो वहां होकर भी नहीं है। दक्ष शिखा को अपने हाथ पैर से खाना खिला रहा था। विधि मन ही मन खुद से बोली, लगता है मैं इन दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर बैठी हूँ। दोनों एक दूसरे में खोए हुए हैं, ये भी नहीं बता रहे खाना कैसा बना है। वैसे विधि तुम वाकई में खाना बहुत टेस्टी बनाती हो। दक्ष के ये कहने पर विधि मुस्कुरा दी। सच्ची में आपको पसंद आया? हाँ, लगता है तुमसे कुकिंग सीखनी पड़ेगी। मुझसे सीखने की जरूरत नहीं है, आप शिखा से सीख लीजिएगा। वैसे भी वो मुझसे भी अच्छी कुकिंग करती है। क्यों है न शिखा? विधि ने टोकते हुए पूछा। दक्ष के डैड का कॉल आ रहा था। दक्ष कॉल रिसीव करते हैं साइड में चला है। हेलो दक्ष, कहाँ हो तुम? सुबह बिना बताए निकल गए, ऑफिस भी नहीं आए, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहे थे। आखिर तुम हो कहाँ? एक्चुअली डैड, मुझे एक दोस्त के पास जाना पड़ा था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो से मैं फिर फार्म हाउस चला गया। मैं आज रात यहीं रुकूंगा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। ओके बाय। इतना कहकर दक्ष ने कॉल कट कर दिया। दक्ष वापस डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गया। शिखा ने पूछा, किसका कॉल था? डैड का, बड़े सर का। क्या कहा उन्होंने? घर आने का पूछ रहे थे। मैंने कह दिया आज रात नहीं आओगा। दक्ष की इस बात पर शिखा ने पूछा, ऐसा क्यों किया आपने? घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं और क्यों जाओगा, यही रुकूंगा आज रात। ये सुनते ही विधि को ठसका लगा और शिखा के हाथ से स्पून नीचे गिर गया। दक्ष आगे बोला, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में तुम्हें अकेला छोड़कर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है, शिखा ने अनमने ढंग से कहा। विधि उठते हुए बोली, मेरा दिन हो गया, मैं चली सोने। विधि ऐसे भागी जैसे पीछे चोर पड़ गया हो। दक्ष ने शिखा को चेयर समेत अपनी ओर घुमाया। यू आर लकी, मैं आज रात यहाँ रुक रहा हूँ। तुम्हें खुशी नहीं हुई? शिखा ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेरी। खुशी? हाँ हुई न, जरूर हुई, मैं बहुत खुश हूँ। शिखा ने मन ही मन कहा, खुशी का तो पता नहीं, डर से हालत जरूर खराब हो रही है। विधि को समझ ही नहीं आया दक्ष ने कब उसे गोद में उठा लिया। शिखा ने चौंकते हुए कहा, मैं नाजुक गुड़िया नहीं हूँ, खुद चल सकती हूँ। और मैं भी कोई अंधा नहीं हूँ, मुझे दिखाई देता है तुम कितने अच्छे से चल सकती हो।
दक्ष ने डांटते हुए कहा। वो उसे कमरे में ले आया। दक्ष ने उसे बेड पर लिटाया और वही उसके पास बैठ गया। शिखा पीछे खिसकते हुए बोली, थैंक्स, आप दूसरे वाले रूम में चले जाइए, वहां आप आराम से सो सकते हैं। दूसरे रूम में जाने की क्या जरूरत है? ये बेड कितना बड़ा है, मैं यहाँ भी हो सकता हूँ। दक्ष के ये कहते ही शिखा ने नमे सिर हिला दिया। बिल्कुल नहीं, आप इस कमरे में नहीं सो सकते। दक्ष शिखा के नजदीक चल आया। वही शिखा डर के मारे पीछे की ओर झुकती चली जा रही थी। दक्ष ने कहा, क्या बुराई है मेरे यहाँ सोने में? शिखा के शब्द उसके गले में अटक गए। क्या कहे क्या नहीं कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। दक्ष उसके फेस एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुरा दिया। उसने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए। शिखा ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी पलकें उठाई। दक्ष उससे दूर होकर बोला, मैं बाहर लॉन में जा रहा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे आवाज लगा देना, नहीं तो फोन कॉल कर देना। गुड नाइट। दक्ष ये बोल रूम से बाहर निकल गया। शिखा क्या कुछ सोचकर बैठ गई थी और अब उसे हंसी आ रही थी। सुबह का वक्त मल्होत्रा विला। ड्राइवर बाहर गाड़ी में सामान रख रहा था। सिद्धि इस वक्त मंदाकिनी जी के कमरे में थी। ज्योति अंदर आते हुए बोली, कल तुम पैकिंग करने में बिजी थी इसलिए बात नहीं हो पाई। ये तुम्हारे लिए हमारी तरफ से छोटा सा तोहफा। ज्योति ने सिद्धि की ओर एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारी मून दिखाई का तोहफा रह गया था। पर चाची इन सब की क्या जरूरत थी? मुझे तो पहले ही आप लोगों ने बहुत कुछ दिया है। जरूरत है बेटा, इस घर की बड़ी बहू हो, हमारा प्यार है तुम्हारे प्रति फर्ज है। ये सब तो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। पता है कल कृष की क्लास टीचर ने उसकी खूब तारीफ की। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आकाश ने खुद ये तोहफा पसंद किया तुम्हारे लिए। सिद्धि उनकी बातों पर मुस्कुरा दी। मंदाकिनी जी सिद्धि के पास चली आई। शिव के साथ तुम जा रही हो इसलिए मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। तुम समझदार हो, उसका ख्याल रखोगी। हमने कुछ तोहफे रखवाए हैं तुम्हारे घर वालों के लिए। अपने पापा से कहना कभी फुर्सत निकालकर उनसे मिलने जरूर आएंगे। सिद्धि आगे बढ़कर मंदाकिनी जी के गले लग गई। आप सबको बहुत मिस करूंगी मैं। याद तो हमें भी तुम्हारी बहुत आएगी, इसलिए ज्यादा दिन रुकने की मैं इजाजत भी नहीं दूंगी। जितना जल्दी हो सके लौट आना। सिद्धि ने इस दफा कुछ नहीं कहा। कृष्ण ने अंदर आकर कहा, भाभी बिग ब्रो बाहर आपका वेट कर रहे हैं। सब बाहर चले आए। सिद्धि आकर गाड़ी में बैठी। शिव ने रिजवान से कहा, गाड़ी एयरपोर्ट ले लो। ये सर। सिद्धि खिड़की से बाहर की ओर देख रही थी। शिव ने नजर भर उसे देखा और फिर सामने की ओर देखने लगा। सुबह का वक्त, शिखा का अपार्टमेंट। शिखा को चलने में प्रॉब्लम हो रही थी लेकिन हर काम के लिए वो दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती थी। वो जैसे तैसे करके रूम से बाहर निकली। दक्ष इस वक्त लॉन के सोफे पर सो रहा था। शिखा उसके पास चली आए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उसे देखने लगी। उसका ये रूप भी हो सकता है, वो पहले नहीं जानती थी। शिखा ने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ दक्ष की ओर बढ़ाए। उसने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। इसी बीच दक्ष की नींद भी टूट गई। शिखा का चेहरा इस वक्त उसके सामने था। दक्ष उसे देख मुस्कुरा दिया। सहसा ही उसे कुछ याद आया। दक्ष तुरंत उठकर खड़ा हुआ। तुम यहाँ कैसे आई? तुम्हारे पैरों में मोच है और तुम्हें मैंने। शिखा उसकी बात काटते हुए बोली, मैं जानती हूँ, अगर नहीं चलूंगी न तो कभी ठीक नहीं हो पाओगी। आप ज्यादा फिक्र न करे। शिखा सोफे पर संभलकर बैठ गई। दक्ष उसके घुटनों के पास नीचे जमीन पर बैठ गया। क्या मेरा फिक्र करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? आपका कुछ भी करना मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे नहीं मालूम था प्यार होता क्या है, जब कोई इंसान प्यार में होता है तो कैसा फील करता है, ये सब मैंने आपसे जाना। आपका फिक्र करना, प्रोटेक्टिव फील कराना सब अच्छा लगता है, लेकिन बुरा तब लगता है जब इन सब में आप खुद कोई तकलीफ पहुंचाते हैं। आपको मेरी वजह से ऑफिस और दूसरे काम नहूच होने चाहिए। मैं खुद को संभाल लूंगी, आप प्लीज जाए। लोग अपने बॉयफ्रेंड को अपने पास रखना पसंद करते हैं और तुम भगाने पर तुली हुई हो। चलो कोई नहीं, अब तुम्हारी यही डिमांड है तो पूरी भी करनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ पर तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा अपना पूरा ख्याल रखोगी। मैं शाम को वापस आऊंगा और कोई भी इमरजेंसी हो मुझे डायरेक्ट कॉल करोगी। शिखा ने अच्छे बच्चे की तरह उसकी हर बात पर सहमति जताई। दक्ष वहां से चला गया। कुछ ही देर बीते थे तभी विधि अपने कमरे से बाहर निकली। गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग यार, आज तुम बड़ी जल्दी जाग गई। मुझे तो लगा रात भर की थकान के बाद तुम अभी तक सो रही होगी। विधि की बातें सुन शिखा की उसकी तरफ कुशन फेंका। तुम्हारे छोटे से दिमाग में न सिर्फ फालतू फालतू चीजें आ सकती हैं। विधि ने जमीन पर पड़ा कुशन उठाया और शिखा के पास चली आई। आलतू फालतू से क्या मतलब है? एक कमरा, दो जवा धड़कने। मौसम भी बेईमान हो जाता है, हम तो फिर भी इंसान हैं। मुझसे क्यों छिपा रहा हो? मैं कौन सा बाहर जाकर ढिंढोरा पीटने वाली हो? विधि बस भी करो अब। मेरी हालत पर तो कम से कम तरस खाओ। तुम जो भी सोच रही हो सब गलत है। कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। मैं रूम में थी और सारी रात दक्ष यहाँ लॉन में सो रहे थे। शिखा ने जब सब बातें क्लियर की तो विधि ने अजीब सा चेहरा बनाया। मुझे नहीं मालूम था तुम दोनों इतने बोरिंग होंगे। दक्ष को देखकर तो ऐसा लग रहा था कितना रोमांटिक इंसान है। तुम्हारी केयर करने के लिए पूरा दिन यहाँ रुके रहे और जब मौका हाथ आया तो शिखा ने अपनी हथेली से उसका मुंह बंद कर दिया। तुम कुछ न बोलो, वही अच्छा है। वो समझदार भी हैं और जेंटल भी। सबसे बड़ी बात, मेरी फीलिंग्स की कद्र करते हैं। विधि ने अपने मुंह से शिखा की हथेली हटाई। तुम ये कहना चाहती हो तुम अनरोमांटिक हो? नो डोंट, मुझे पता था तुम में इतनी क्वालिटी नहीं है। तुम्हें यही सब बकवास करनी है न तो अपने आप से करो। मैं चली अपने कमरे में। शिखा उठने लगी तो विधि ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूँ। आज तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं हैं। मुझसे ही काम चलाना पड़ेगा, विधि ने उसे छेड़ते हुए कहा। शाम का वक्त, नैनीताल। शाम होते होते सिद्धि और शिव नैनीताल पहुंच चुके थे। इन वादियों से वापस गए करीब महीने भर का समय हो चुका था। सिद्धि एक बार फिर उन्हीं सड़कों पर थी। बचपन से रही थी यहाँ, इसलिए इस शहर से नाता पुराना था। कुछ ही वक्त बाद ये वादियां बर्फ के चादरों से ढकने वाली थी क्योंकि ये मौसम का दस्तूर था। सिद्धि ने रिजवान से कहा, ये शीशा नीचे नहीं हो रहा, प्लीज आप कुछ कर सकते हैं। रिजवान कुछ कहता उससे पहले शिव सिद्धि के करीब झुक गया। सिद्धि तुरंत पीछे सीट से जा लगी। बटन प्रेस करते ही शीशा अपने आप नीचे हो गया। शिव ने नजरें उठाकर सिद्धि के चेहरे को देखा और फिर वापस से अपनी सीट पर चला आया। सिद्धि ने गहरी सांस ली। उसने खिड़की से बाहर की ओर देखा। अपने शहर को बहुत मिस कर रही थी वो। जाते वक्त ऐसा महसूस हुआ था जैसे वो यहाँ कभी लौटकर ही नहीं आएगी। रिजवान के पूछने पर सिद्धि ने उसे घर का पता बताया। कुछ ही देर बाद उनकी गाड़ियां सिद्धि के घर के आगे आकर खड़ी हो गई। सिद्धि गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो शिव ने उसकी कलाई पकड़ी। सिद्धि ने चेहरा घुमाकर उसकी ओर देखा। मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे घर जाने का या तुम्हारे साथ रुकने का। मैं अपने बंगलों पर जाऊंगा। रिजवान गार्ड से कहो मैडम का जो भी सामान है इनके घर तक भिजवा दे। शिव ने सिद्धि का हाथ छोड़ दिया। सिद्धि ने भी कुछ नहीं कहा। वो गाड़ी से बाहर निकल गई। रिजवान शिव से बोला, सर क्या आपको नहीं लगता एक बार उनकी फैमिली से मिलना चाहिए? मैडम के अकेले आने पर बहुत से सवाल किए जाएंगे। सो वॉट, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा। जिसे जो समझना है समझे, शिव ने एटीट्यूड भरे स्वर में कहा। शिव की कार वहां से जा चुकी थी। सिद्धि ने मुड़कर देखा। खैर शिव ने उसे यहाँ तक छोड़ा, यही बहुत बड़ा एहसान था। सिद्धि ने आगे बढ़कर घर की डोरबेल बजाई। माहिरा ने दरवाजा खोला। अपने सामने सिद्धि को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो चिल्लाते हुए उसके गले से लग गई। सिद्धि के होठों पर भी मुस्कुराहट थी। मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा दी आप यहाँ मेरे सामने हैं। सिद्धि उससे अलग होते हुए बोली, यकीन कर लो मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। सिद्धि ने दरवाजे पर खड़े गार्ड्स को देखा तो साइड हट गई। गार्ड्स उसका लगेज और गिफ्ट बॉक्स अंदर ले आए। मैडम आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, आप लोग जा सकते हैं। सिद्धि के कहने पर वो सभी वहां से वापस चले गए। माहिरा मुस्कुराते हुए बोली, ये सब आपके सिक्योरिटी गार्ड्स थे। वैसे जीजू कहाँ हैं? सिद्धि बेटा, अपने पापा की आवाज़ सुन सिद्धि खुशी से भर गई। उनसे मिलने के लिए वो कब से बेचैन थी। सिद्धि भागती हुई उनके पास चली आई। उसने झुककर उनके पांव छुए। सिद्धि के सिर पर हाथ फेरते हुए सोमनाथ जी भावुक हो गए। सिद्धि वही उनके पैरों को समेट बैठ गई। सोमनाथ जी ने कहा, नीचे क्यों बैठ गई बेटा, ऊपर बैठो। तुम तो किसी के घर की रानी हो। लेकिन ये रानी सबसे पहले आपकी बेटी हूँ पापा। इसके लिए तो सारी जन्नत आपके कदमों में है।
ये जगह छोड़कर मैं और कहीं क्यों जाऊं? मेरी बेटी आज भी नहीं बदली। सोमनाथ जी ये बोल मुस्कुरा लिए। माहिरा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर शिव को ढूंढ रही थी, लेकिन सभी गाड़ियां वहां से जा चुकी थी। वो दरवाजा बंद कर अंदर चली आई। दी जीजू तो बाहर थे ही नहीं। सोमनाथ जी ने सिद्धि की ओर देखा। हाँ बेटा, दामाद जी कहाँ हैं? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? नहीं पापा, मैं उन्हीं के साथ आई थी। वो यहाँ जरूरी काम से आए हैं। उन्होंने जाना पड़ा और मैंने भी जोर देकर नहीं रोका। उन्होंने कहा है वो काम से वक्त निकालकर जरूर आएंगे। सिद्धि ने झूठ बहुत ही अच्छे से बोला। सोमनाथ जी ने कहा कोई बात नहीं, काम जरूरी है तो पहले वही करना चाहिए। माहिरा अभी भी यही खड़ी हो। सिद्धि बाहर से आए हैं, कुछ खाने को लाओ इसके लिए। अभी लाई गर्मागर्म चाय और दी का फेवरेट पोहा। ये बोल माहिरा किचन की तरफ बढ़ गई। शिव अपने बंगलों पर पहुंच चुका था। सर्वेंट उसका लगेज उसके कमरे में रखने चले गए। शिव सीढ़ियों की तरफ बढ़ा ही था कि तभी उसके फोन की रिंग बजी। कॉल मंदाकिनी जी का था। शिव ने एक गहरी सांस ली और रिलैक्स होकर फोन रिसीव किया। फोन के दूसरी तरफ से मंदाकिनी जी ने पूछा, शिव बेटा कैसी रही यात्रा? तुम और सिद्धि ठीक से पहुंच गए ना? जरा मेरी बात करवाना सिद्धि से। वो फोन नहीं उठा रही। शिव चुप हो गया। क्या बताए उन्हें कि वो दोनों साथ नहीं हैं? शिव ने बात संभालते हुए कहा, दादी वो सो रही हैं। अभी कुछ देर पहले ही हम लोग पहुंचे हैं। काफी थकी हुई हैं। मैं आपकी बाद में बात करवाता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो। वैसे तुम दोनों अभी हो कहाँ पर? सिद्धि के मायके में हो? मंदाकिनी जी ने पूछा। शिव ने अपने बालों में हाथ फेरा। नहीं दादी, इस वक्त हम अपने बंगलों पर हैं। मुझे लगता है आज जाना ठीक नहीं, कल चले जाएंगे। ये भी ठीक है। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, तुम भी जाकर आराम करो। कॉल करते ही शिव ने एक गहरी सांस ली। वो अपने कमरे में चला आया। सिद्धि कमरे में अपना सामान अनपैक कर रही थी। उसने जब बैग खोला तो चौंक गई। बैग में शिव का सामान था। ध्यान से देखने पर पता चला दोनों के बैग एक्सचेंज हो चुके थे। सिद्धि ने वापस से बैग बंद कर दिया। जब खुद नहीं आए तो यहाँ सामान भेजने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरी तरफ शिव अभी अभी शावर लेकर कमरे में लौटा था। उसने जब बैग खोला तो सिद्धि का सामान देखकर खुद भी शॉक रह गया। शिव ने सिर पर हाथ फेरा। सॉरी, प्रॉब्लम्स मेरे साथ ही होती हैं। शिव ने सिद्धि को कॉल लगाया। सिद्धि का फोन इस वक्त बेड पर था और वो शावर ले रही थी। शिव ने 3 से 4 बार नंबर ट्राई किया, लेकिन सिद्धि ने रिसीव नहीं किया। डैम इट, खुद को समझती क्या है ये लड़की। शिव ने वार्डरोब खोला। ये अच्छा था कि यहाँ उसके कपड़े पहले से मौजूद थे। सिद्धि ने गीले बालों को टॉवल से आज़ाद किया और मिरर के सामने चली आई। सिद्धि ने टेबल पर रखा मंगलसूत्र उठाया और उसे वापस से गले में पहना। बेड पर पड़ा फोन उठाया तो देखा शिव की कितने ही मिस कॉल्स थे। सिद्धि अपने आप से बोली, मुझसे क्या काम, मुझसे न सही अपने सामान से तो होगा। मैं बात नहीं करूंगी। नहीं नहीं, अगर उन्होंने ऐसी गार्ड को भेजकर अपना सामान मंगवाया तो पापा और माहिरा को क्या बोलूंगी। सिद्धि ने शिव को कॉल बैक किया। शिव रूम से निकलने ही वाला था कि तभी फोन की रिंग सुनकर वो रुक गया। शिव ने जाकर फोन उठाया। सिद्धि का नंबर देखते ही शिव के चेहरे का रंग बदल। उसने कॉल रिसीव करते हुए कहा, कहाँ बिजी रहती हो? एक फोन तक नहीं उठाया जाता तुमसे। तुम्हें वहां अकेला छोड़ दिया है, इसका मतलब ये नहीं तुम अपनी मर्जी चलाओगी। सिद्धि को कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। वो कब से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। शिव ने खुद को नॉर्मल किया। सिद्धि ने कहा, मैं शावर ले रही थी इसलिए फोन का पता नहीं चला। ठीक है, मुझे अब कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। मेरी बात कान खोलकर सुनो, घर से किसी का भी फोन आए तुम ये नहीं कहोगी कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं गया। मैं नहीं चाहता वो लोग कोई सवाल करे। सिद्धि चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। शिव को जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसने फोन कान से हटाया। कॉल अभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ था। शिव ने कहा, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? सिद्धि ने कॉल कट कर दिया। कहने का फायदा क्या था, वो भी तब जब आपकी कोई सुनने वाला न हो। शिव को अब जाकर हैरानी हुई। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई थी। इस लड़की ने कॉल कैसे कट किया? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। सिद्धि हताश होकर बेड पर बैठ गई। उसके लिए तो वक्त जैसे थम सा गया था। याद ही नहीं था पिछली बार वो खुलकर कब हंसी थी। माहिरा सिद्धि के कमरे में चली आई।
दी आपको डिनर नहीं करना क्या? अचानक माहिरा के आने से सिद्धि अपने ख्यालों से बाहर निकली। माहिरा उसके पास चली आई। दी आपका चेहरा इतना उदास सा क्यों लग रहा है? आपको यहाँ आकर अच्छा नहीं लगा क्या या फिर जीजू की याद आ रही है? सिद्धि मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं थी। उसने बात बदलते हुए कहा नीचे चलते हैं, पापा डाइनिंग टेबल पर वेट कर रहे होंगे। ये बोल सिद्धि बाहर चली गई। माहिरा अपने आप से बोली आप भले मुझे न बताओ लेकिन आपके चेहरे से मैं अच्छे से समझ गई। आपको जीजी की बहुत याद आ रही है। मेरे पास तो नंबर भी नहीं है, वरना उन्हें फोन कर पक्का बुला लेती। सिद्धि नीचे चली आई। सोमनाथ जी आज काफी खुश लग रहे थे। उनकी बेटी जो उनके साथ थी। आपको नाहक लगता पापा। हमारी माहिरा अब धीरे धीरे समझदार हो रही है। आज का सारा डिनर उसी ने बनाया है। बेटा मैं झूठ नहीं कहूँगा, तुम्हारे जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारियां इसने अपने कंधों पर उठा ली हैं। जिस तरह ये हमेशा अपने कमरे को गंदा रखती थी, अब ऐसा नहीं करती। कहती है तुम जैसे इस घर को छोड़कर गई थी सारी चीजें अपनी जगह पर ही रहेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। सिद्धि ने माहिरा की ओर देखा तो माहिरा बोली ऐसे मत देखिए, आपकी डांट से बहुत डर लगता है, इसलिए सारी चीजें वैसी हैं जैसा आप छोड़कर गई थी। सिद्धि ने उसका हाथ पकड़कर कहा थैंक यू। माहिरा मुस्कुरा दी। चलिए अब मुझे इमोशनल मत कीजिए, खाना खाकर बताएं मैंने खाना कैसा बनाया है। रात का वक्त, तानिया का अपार्टमेंट। घर की डोरबेल कब से बज रही थी। तानिया ने जाकर दरवाजा खोला। बाहर आकाश खड़े थे। उनके अंदर आते ही तानिया ने दरवाजा बंद किया। आकाश ने अपना कोट सोफे पर फेंका और तानिया से कहा यहीं रुक जाओ, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम थके हुए लग रहे हो, मैं पानी लेकर आती हूँ। तानिया जाने के लिए मुड़ी तो आकाश ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक दिया। मैंने कहा न मुझे तुमसे बात करनी है। कल क्या नॉनसेंस हरकत की तुमने? मैंने क्या किया आकाश? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सीरियसली तुम नहीं जानती मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? कल मॉल के बाहर जो तमाशा तुमने किया था मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ज्योति और कृष्ण मेरे साथ थे। अगर हमें देख लिया था तो हमारे सामने आने की क्या जरूरत थी? अगर ज्योति को शक हो जाता तो? आकाश को गुस्से में देखकर तानिया हैरान थी। क्या मतलब है शक हो जाता? आकाश वी लव इच अदर। तुम्हारे बीवी बच्चों के डर से मैं कमरे में बंद होकर नहीं रह सकती। वैसे भी मैं ज्योति से कल पहली बार नहीं मिलती थी। तुम्हें इतराज है इस बात से? हमारा प्यार दुनिया के सामने न आ जाए इसलिए तुम कन्फेस नहीं करते। तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ तुम्हारे बीवी बच्चों की अहमियत है तो फिर मेरा क्या, मैं कहाँ हूँ उन सब में? ऑफ कोर्स तुम हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। तानिया तुम एक बात भूल रही हो, हमारे रिलेशनशिप को मैंने इस शर्त पर कंटिन्यू रखा था, इससे मेरी फैमिली पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं किसी के लिए भी उन्हें छोड़ नहीं सकता। जहाँ तक तुम्हारा सवाल है मैं तुम्हें वो सब कुछ देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बस में है। मेरा पैसा, मेरा वक्त, सब कुछ। तानिया ने मगरमच्छ के आंसू बहाए, क्योंकि वो जब भी कमजोर पति अपने इन्हीं आंसुओं का सहारा लेती। वो रोती हुई आकाश के नजदीक चली आई। इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये जानने के बाद भी कि तुम्हारी पहले से बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, मैं तुमसे दूर नहीं हो पाई क्योंकि मैं तुमसे आज भी उतनी मोहब्बत करती हूँ जितना पहले करती थी। आकाश का गुस्सा ठंडा पड़ चुका था। उन्होंने तानिया के सिर पर हाथ रखकर उसे चुप होने के लिए कहा। सिद्धि इस वक्त किचन की सफाई कर रही थी। माहिरा अंदर आते हुए बोली, दी छोड़िए न वो सब। लड़कियां मायके आराम करने के लिए आती हैं, काम करने के लिए नहीं। ये मीठी मीठी बातें करना बंद करो, मुझे डायबिटीज हो जाएंगी। रही बात काम की तो ये धुले हुए बर्तन डिस्कैडी पर रख दो। मैं पापा को देखकर आती हूँ उन्होंने मेडिसिन ली या नहीं। ये कहते हुए सिद्धि किचन से बाहर चली गई। माहिरा अपनी टी शर्ट की बांह ऊपर चाहते हुए सिंक के पास चली आई। तभी उसकी नज़र सिद्धि के फोन पर गई जो कुछ ही दूरी पर रखा था। माहिरा फोन उठाते हुए खुद से बोली ये सही रहेगा, जीजू को भी तो पता चले, उनके बिना दी का दिल नहीं लग रहा। माहिरा ने शिव के नंबर पर मैसेज टाइप कर सेंड किया। आप सो तो नहीं गए? हैरानी की बात है आपको मेरे बिना नींद आ गई। मेरा तो चैन वैन सब आपके साथ ही चला गया। आई मिस यू सो मच। सच बताओ तो ये तन्हा रातें गुजरती ही नहीं। मुझे तो उस सवेरे का इंतजार है जिस पर आपका चेहरा देखो।
माहिरा को किसी के आते हुए कदमों की आहट सुनाई पड़ी। उसने हड़बड़ाकर फोन वापस से अपनी जगह पर रखा और काम में लग गई। सिद्धि अंदर आते हुए बोली, तुम ये काम खत्म कर सोने चली जाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। वैसे मेरा फोन। सिद्धि यहाँ वहाँ अपने फोन को देख रही थी, तभी माहिरा ने कहा, वहाँ सामने है। सिद्धि ने उसे थैंक यू कहा और फोन लेकर बाहर चली गई। माहिरा के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। थैंक यू तो आप मुझे तब कहोगी जब जीजू अपना सारा काम छोड़ आपसे मिलने आएंगे। शिव इस वक्त बालकनी में अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा था। उसका फोन भी कमरे में था, जिस वजह से सिद्धि के उस तक नहीं पहुंच पाए। इधर सिद्धि अपनी माँ की तस्वीर हाथ में लिए बेड पर बैठी थी। मैं कुछ कहना चाहती हूँ माँ, बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। कोई ऐसा हो जो मेरी हर बात सुने, जिसके कंधे पर सर रखकर मैं खुलकर रोऊं। झूठी मुस्कुराहट सामने वाले को सुकून पहुंचा सकती है, लेकिन हमें कितनी तकलीफ पहुंचाती है ये कोई नहीं समझ सकता।